Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn a lesson which is taken from 10th standards English textbook. And the title of our lesson is An Encounter of a Special Kind. This story is written by Tapan Mukherjee. Means Tapan Mukherjee is the writer of this lesson. So let's start, my friends. देखिए यहाँ पर आपके सामने लेसन का टाइटल दिया है। लेसन नंबर 1.2 पढ़ रहे हैं हम लोग और लेसन का टाइटल है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। तपन मुखर्जी जो कि इस पाठ के लेखक है। देखिए सबसे पहले पाठ का जो टाइटल है उसके बारे में पढ़ते हैं। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। अभी एनकाउंटर मतलब कि मुठभेड़ होती है। जैसे हिंदी मूवीज़ में आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, एनकाउंटर हुआ है, पुलिस के द्वारा किसी का एनकाउंटर किया गया, मतलब कि आमना सामना होना। ऑफ अ स्पेशल काइंड मतलब कि एक विशेष प्रकार का, विशेष तरह का। तो पाठ का जो टाइटल है उसका मीनिंग बन रहा है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, मतलब कि एक विशेष प्रकार की मुठभेड़, एक अनोखी मुठभेड़, एक अनोखा आमना सामना। देखिए पाठ के लेखक है तपन मुखर्जी। अभी पाठ में क्या बताया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। इस पाठ के राइटर तपन मुखर्जी वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी टू अस। वो हमें इस कहानी को बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं और वो कहते हैं माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल। मेरे जो पिताजी थे वह पेशेवर चिकित्सक थे। एंड वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, मतलब कि वेस्ट बंगाल के रानीगंज में एक प्राइवेट कंपनी में वह काम करते थे। अगले लाइन में कहा है द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस इन। देखिए सेंटेंस क्या है, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। मतलब कि उस कंपनी में, उस प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स थे उन सभी को उस कंपनी के कैंपस में ही एक वैयक्तिक उन्हें बंगला दिया गया था। कंपनी के द्वारा उन्हें एक एक बंगला प्रोवाइड किया गया था और उन्हीं बंगलों में सभी ऑफिसर्स लोग रहते थे। उनमें से एक हमारे राइटर के पिताजी तपन मुखर्जी भी थे, मतलब कि एक बंगले में तपन मुखर्जी उनके पेरेंट्स भी रहते थे। आगे कहा गया है अवर हाउस वाज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। तपन मुखर्जी कहते हैं कि हमारा जो घर था, हमारा जो बंगला था वह कैंपस के एक कॉर्नर में था, मतलब कि एक कोने में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन। और आगे वो कहते हैं द ऑफिसर्स क्लब मतलब कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का कैंपस है, ढेर सारे ऑफिसर्स के बंगले वहाँ पे है और ऑफिसर्स का एक क्लब भी बना है, मतलब कि जहाँ पर लोग उठते बैठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आते होंगे, चाय पानी पीने के लिए आते होंगे, गपशप करने के लिए आते होंगे। तो इस तरह का एक ऑफिसर्स क्लब वहाँ पे बना है। और लेखक बता रहे हैं द ऑफिसर्स क्लब वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन, मतलब हमारे बंगले का जो गार्डन था उस गार्डन से सटा हुआ। एडजेसेंट का मीनिंग होता है सटा हुआ। तो ऑफिसर्स क्लब जो था वह हमारे बंगले के गार्डन के बगल में ही था। नेक्स्ट लाइन है द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट मैजेस्टिक ट्रीज। देखिए अगले लाइन में तपन मुखर्जी कहते हैं द कंपाउंड। अभी कौन सा कंपाउंड, तो ये जो कैंपस है, वो जो प्राइवेट कंपनी जहाँ पर सभी ऑफिसर्स लोग काम करते थे, तो उस कंपनी का जो भी कंपाउंड था, द कंपाउंड वॉज लग्जरियस। कैसा था, तो लग्जरियस था। लग्जरियस मतलब ऐशो आराम वाला था, आरामदायी था। उसे आरामदायी क्यों कहा गया है, आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट मैजेस्टिक ट्रीज। क्योंकि कंपनी के कैंपस में
ग्रीन ग्रास थी, चारों ओर आपको हरी भरी घास दिखाई देती थी। कलरफुल फ्लावर्स वहाँ पर थे, तरह तरह के लाल पीले हरे नीले कलर के फूल वहाँ पर दिखाई पड़ते थे। एंड होस्ट मैजेस्टिक ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ वहाँ पर थे। इतना सब कुछ था, इसलिए उस कैंपस को क्या कहा गया है, द कंपाउंड वॉज लग्जरियस। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि वाई द कंपाउंड वॉज लग्जरियस, कंपाउंड लग्जरियस क्यों था, तो वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ थी, इसलिए वह लग्जरियस था, ऐसे कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं, द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट स्क्विरल्स एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। देखिए नेक्स्ट लाइन में राइटर बता रहे हैं, द सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स मतलब कि जो मौसम के हिसाब से उगती है ऐसी सब्जियाँ, इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स, मतलब कि हर एक बंगले का जो एक एक गार्डन था, उस गार्डन में सीजनल वेजिटेबल्स वहाँ पर लगाई जाती थी। मतलब कि जो भी घर में खाना वाना बनता है तो वहाँ पर लगने वाली सीजनल सब्जियाँ जो रहती थी वह हम लोग गार्डन में ही उगाते थे। एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज, और ये जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो पेड़ थे वह पेड़ कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट स्क्विरल्स एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। मतलब कि यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि गार्डन में उगने वाली जो सब्जियाँ थी और ये जो बड़े बड़े पेड़ थे, उससे क्या होता था कि ढेर सारी गिलहरियाँ, स्क्विरल्स मतलब कि गिलहरियाँ, और तरह तरह के पक्षी, अलग अलग जाति के पक्षी वहाँ पर अट्रैक्ट होते थे इस कैंपस में, वह आना चाहते थे, वहाँ पे वो रहना चाहते थे। आगे लेखक कहते हैं, अ स्मॉल इंसिडेंट, आगे तपन मुखर्जी कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय। देखिए तपन मुखर्जी बता रहे हैं कि वो जो कैंपस था वहाँ पर गिलहरिया और उसके साथ साथ तरह तरह के अलग अलग प्रजाति के पक्षी वहाँ पर अट्रैक्ट होते थे। साथ ही साथ अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स, मतलब कि लंगूर्स का एक ग्रुप, एक समूह, मतलब कि लंगूर मतलब क्या, तो यह एक बंदर की ही प्रजाति है। तो लंगूर का एक ग्रुप भी वहाँ पे हैड इवन मेड देयर डेन, उन्होंने भी अपना रहने का बसेरा, डेन मतलब कि यहाँ पर बसेरा होता है जिसे हम घर कहते हैं, उन्होंने भी अपने रहने का ठिकाना उस कैंपस में बना लिया था। कहाँ पे, इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय, मतलब कि अश्वत्था ट्री के बगल में, अगल बगल में। अश्वत्था ट्री मतलब कि पीपल का पेड़ होता है, तो पीपल के पेड़ के बगल में लंगूर्स का जो एक ग्रुप था उन्होंने भी अपना रहने का ठिकाना वहाँ पे बना लिया था। आगे लेखक कहते हैं, दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ, मतलब कि वे सभी, दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उस गार्डन, उस कैंपस में आने वाली सभी गिलहरियाँ, तरह तरह के विशेष प्रजातियों के पक्षी, और ये जो लंगूर का ग्रुप था, वे सभी, दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ, मतलब कि हमारे निजी जीवन का वह एक हिस्सा बन चुके थे, एक हिस्सा बन चुके थे। दैट्स कॉल्ड अ पार्ट एंड पार्सल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस तरह से यहाँ पर एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इस लेसन का पहला पैराग्राफ खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक तपन मुखर्जी बता रहे हैं, वो कहते हैं, अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। देखिए लेखक बता रहे हैं कि अ स्मॉल इंसिडेंट मतलब कि एक छोटी सी घटना कब घटित हुई, ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून, मतलब कि शनिवार को दोपहर में जो एक छोटी सी घटना घटित हुई थी, इट लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी, उस घटना ने मेरे ऊपर गहरा असर डाला। गहरा असर मतलब कि प्रोफाउंड इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड डीप इफेक्ट। अभी वो घटना कौन सी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि एंड अनफोल्ड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डिमेंशन टू द गॉड्स क्रिएशन। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है अनफोल्ड, अनफोल्ड करना मतलब रिवील करना, ओपन करना।
तो वो जो घटना शनिवार को दोपहर में घटित हुई थी, उस घटना ने मेरे आँखों को खोल दिया, अनफोल्ड बिफोर माय आइज़। क्या किया, मेरे आँखों के सामने जो कि जहाँ पर मैं अंधेरे में था वो सब चीज़ें उसने उस घटना ने क्लियर कर दी। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आइज अ होल न्यू डिमेंशन, दैट्स होल न्यू डिमेंशन मतलब कि न्यू फैक्टर, एक नया पहलू, भगवान की रचना का एक नया पहलू उस घटना ने मेरे आँखों के सामने रिवील किया, मेरे आँखों के सामने ओपन किया, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी घटना नहीं देखी थी। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वैकेशन। देखिए घटना कब घटित हुई थी उसके बारे में बताया, सैटरडे को आफ्टरनून में हुई थी। अभी क्या सिचुएशन थी, बैकग्राउंड क्या था, इसको बताया गया है। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वैकेशन। अभी देखिए वेस्ट बंगाल की यह कहानी है और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो लेखक बता रहे हैं इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वैकेशन, मतलब कि दुर्गा पूजा जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, नवरात्रि की वैकेशन शुरू होके कुछ दिन हो गए थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। देखिए लेखक कहते हैं कि जैसे कि सभी बच्चों को हॉलीडेज जो होते हैं, छुट्टियों के दिन क्या करते हैं, छुट्टियां जो होती है उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है। किस लिए, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हॉलीडेज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मी टू बिकम इनग्रॉस इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। मतलब कि छुट्टियों के दिन थे और जैसे कि सभी बच्चे छुट्टियों के दिनों में तरह तरह के मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, इस तरह से इन छुट्टियों के दिनों ने मुझे भी एक अवसर दिया था ताकि मैं भी इस तरह के मैगजीन्स, इस तरह के स्टोरी बुक्स पढ़ सकूँ, विच वॉज पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। मतलब कि त्योहारों के समय में कुछ ऐसे बुक्स प्रकाशित किए जाते हैं जो कि खास बच्चों को माइंड में रख के प्रकाशित होते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, छुट्टियों का जो अपना समय है उसका सही तरह से सही जगह पे यूज़ करेंगे। तो मैं भी ऐसे ही मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स पढ़ने में लगा हुआ था, बिकॉज हॉलीडेज प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि छुट्टियों ने मुझे पढ़ने का मौका दिया था। तो दुर्गा पूजा के समय की बात है, मैं भी अपना अधिकाधिक समय पढ़ने में बिता रहा था और उस दिन सैटरडे था। वहाँ पर एक घटना घटित हुई जिस घटना ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। अभी कौन सी घटना कैसे घटित हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लेखक बता रहे हैं आफ्टर हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विथ स्टोरी बुक। देखिए लेखक कहते हैं आफ्टर हार्टी लंच मतलब कि भरपेट खाना खाने के बाद माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स मतलब कि मेरे माताजी पिताजी और मेरी यंगर सिस्टर्स मतलब कि छोटी बहनें ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। अभी दोपहर का खाना खाने के बाद वह झपकी ले रही थी, आराम कर रही थी। एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, और मैं स्टोरी बुक में मग्न था, स्टोरी बुक पढ़ने में मैं बिजी था, ऐसे यहाँ पर लेखक ने कहा है। आगे देखिए वो कहते हैं द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंट द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर स्टोरी। देखिए तपन मुखर्जी बता रहे हैं कि वह दोपहर का समय था, द क्वाइट आफ्टरनून, और चारों ओर शांति थी। सो लेखक ने कहा है द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर स्टोरी। मतलब कि यही वो समय था कि जिस समय इस तरह की साहसी कहानियाँ, एडवेंचर स्टोरी मतलब कि साहसी कहानियाँ पढ़ी जाती है। तो ये जो शांति भरा दोपहर का जो समय था वह परफेक्ट समय था, किस लिए, टू रीडिंग द एडवेंचर स्टोरी, यह साहसी कहानियाँ पढ़ने के लिए उचित समय था, ऐसा लेखक मानते हैं। द साइलेंस वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटेंट चीपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज। देखिए आगे वो कहते हैं कि भले ही दोपहर का समय था, चारों ओर शांति थी, लेकिन द साइलेंस वॉज ऑकेजनली ब्रोकन, लेकिन ये जो शांति थी उसे बीच बीच में उसमें रुकावटें पैदा हो रही थी। किसके द्वारा, बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग,
अभी मेरे माताजी पिताजी और मेरी बहनें आफ्टरनून नैप ले रही थी, बीच बीच में वो खर्राटे ले रहे थे, जिसके कारण ये जो शांति का माहौल था उसका भंग हो रहा था। ये पहला रीज़न हुआ। फिर वो कहते हैं कि द इंटरमिटेंट चिपिंग ऑफ हाउस पैरोस, मतलब कि जो चिड़िया होती है वो चिड़ियों की चहचहाट की जो आवाज़ थी उसके कारण भी उस शांति में भंग हो रहा था। आगे और उन्होंने रीज़न दिया है शांति भंग करने वाला। वो कहते हैं द हार्श काविंग ऑफ अ क्रो, मतलब कि कौवों की जो आवाज़ होती है, कर्कश आवाज़ जिसे हम नहीं सुनना चाहते हैं, उसके कारण भी शांति भंग हो रही थी। द श्रील कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबोव द ग्राउंड। अभी देखिए और एक रीज़न दिया है, द श्रील कॉल ऑफ अ काइट। काइट नाम का एक पक्षी है जिसे हम चील कहते हैं। तो उस काइट की जो आवाज़ थी, वो जो कर्कश ध्वनि था, वो ध्वनि भी उस दोपहर के शांति भरे माहौल को खराब कर रहा था, उसमें भंग, उसमें रुकावट निर्माण कर रहा था। आगे लेखक कहते हैं मिनट्स टिक बाय, समय बीतता गया, एंड आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक, और धीरे धीरे मैं भी जिस किताब को मैं पढ़ रहा था उसमें मैं पूरी तरीके से खो गया। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मीनिंग है टोटली खो जाना। तो इस तरह से उस किताब में हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं, सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। देखिए तपन मुखर्जी बता रहे कि सडनली, अचानक, आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग, मैंने सुना, क्या सुना, तो रास्ते पर भौंकने वाले कुत्तों की आवाज़, मतलब कि जो कुत्ते भौंक रहे थे ज़ोर ज़ोर से, फ्यूरियसली मतलब कि बहुत क्रोधित होके, जैसे किसी इंसान को गुस्सा आता है उसके बाद जिस तरह से वह बिहेव करता है, वैसे ही जो रास्ते पर घूमने वाले जो कुत्तों का एक समूह था वह बहुत तेज़ी से भौंक रहा था, क्रोधित होकर, ऐसे लग रहा था कि किसी शिकार को इन्होंने पकड़ लिया है। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर मैंने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर हैप्लेस पिग। देखिए लेखक कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चूज टू इग्नोर द कमोशन। सबसे पहले तो मैंने उस घटना की तरफ, कुत्तों के भौंकने की जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ की तरफ, दैट्स कॉल्ड अ कमोशन इन इंग्लिश, तो उस कमोशन की तरफ, उस आवाज़ की तरफ मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे पता था कि शायद इन्होंने आगे रीज़न दिया है, उन्होंने थिंकिंग दैट, ऐसा सोच के मैंने इग्नोर किया, द पैक ऑफ डॉग्स मतलब कि कुत्तों का जो एक समूह है, एक जो ग्रुप है, दे माइट हैव कॉर्नर हैप्लेस पिग, शायद उन्होंने किसी सुअर को पकड़ लिया होगा। हैप्लेस पिग कहा गया है मतलब कि असहाय, हेल्पलेस पिग जिसे हम कहते हैं, कि वो अकेला है और अभी बाकी कुत्तों का एक समूह है, अभी ये उसे सताएंगे, अभी उनकी वो शिकार करेंगे। तो ऐसा मुझे लगा कि शायद इस तरह की घटना हुई होगी, इसलिए मैंने उन कुत्तों की भौंकने की आवाज़ की तरफ इग्नोर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं, बट सुन द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर अग्रेसिव। देखिए लेखक बता रहे हैं, बट सुन, लेकिन कुछ ही पल में, द बार्किंग बिकेम लाउडर, कुत्तों के भौंकने की जो आवाज़ थी वह और तेज़ हो गई, इट्स बिकम लाउडर एंड मोर अग्रेसिव, और बहुत खतरनाक हो गई, अग्रेसिव, और तेज़ी से वो कुत्ते भौंक रहे थे। आगे कहते हैं, एंड द अलार्म कमिंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफनी। देखिए क्या कहा है कि एक तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तेज़ हो गई थी और उसी के साथ साथ द अलार्म काविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज, मतलब कि क्रोज का जो एक ग्रुप था उनकी जो कर्कश आवाज़ हो रही थी, काविंग एंड कैकोफनी मतलब कि कौवों की जो आवाज़ होती है उसे हार्श नॉइज़ जिसे हम लोग कहते हैं, लाउड नॉइज़ होता है, सुनने में वो बड़ा अजीब लगता है, तो उसमें कौवों की जो आवाज़ थी, कर्कश आवाज़, वो भी अभी उसमें ऐड हो गई थी। एक तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं, दूसरी तरफ कौवे काव काव कर रहे हैं, इस तरह का वो माहौल था। आगे लेखक कहते देखिए, आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। देखिए वो कहते हैं, आई ऑल्सो हर्ड,
अभी मुझे ऐसे लगा द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, जो कि आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, उस शांति भरे माहौल को भंग कर रही थी, वो सब आवाज़ अभी और तेज़ होने के कारण मुझे ऐसे लगा कि अभी ये सब चीज़ें मेरे नज़दीक नज़दीक आ रही है। पहले जितनी दूर से आवाज़ आ रही थी अभी वो मेरे पास मुझे सुनाई देने लगी थी। नेक्स्ट लाइन में लेखक कहते क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, मतलब कि क्यूरियोसिटी जिसे हम उत्सुकता कहते हैं, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, मेरे अंदर जो उत्सुकता थी उस उत्सुकता ने मुझे पराजित कर दिया। गॉट द बेटर ऑफ मी मतलब कि मुझे पराजित कर देना, मुझे हरा देना। अभी कभी कभी हमारे अंदर इतनी उत्सुकता होती है कि हम सब काम धाम छोड़ के वो घटना देखने चले जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही हुआ। हमारे जो लेखक है तपन मुखर्जी, वह किताब पढ़ रहे थे, एडवेंचर स्टोरी पढ़ रहे थे, बाहर तरह तरह के आवाज़ सुनाई दे रहे थे जिसके तरफ पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन वो कहते हैं कि क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, भाई बाहर क्या हो रहा है, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, कौवे क्यों चीख रहे चिल्ला रहे हैं, तो ये सब देखने के लिए मैं बाहर निकल गया और जो किताब में जो मैं पढ़ रहा था जिसमें मैं टोटली मग्न था उसको मैंने एक साइड में रख दिया। देखिए आगे बताया उन्होंने, लिविंग द बुक असाइड आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, मतलब कि उस किताब को जिसको मैं पढ़ रहा था उसको मैंने साइड में रखा, एंड आई रश टू द वरांडा, और मैं बरामदे की तरफ भागता हुआ गया, टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि भाई बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए मैं तुरंत भागता हुआ अपने किताब को साइड में रख के चला गया। मतलब कि इस तरह से मेरे अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी उसने मुझे पराजित कर दिया था। अपने काम को साइड में रखने के लिए उन्होंने मुझे क्या किया, प्रेशराइज किया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर तपन मुखर्जी बता रहे हैं, आई ग्लांस टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब एंड सॉ समथिंग हॉरिबल। देखिए वो कहते हैं जैसे मैं भागते हुए बरामदे में आया, आई ग्लांस टूवर्ड्स द रूफ, मतलब कि मैंने उस क्लब हाउस का जो छत था, दैट्स कॉल्ड इन इंग्लिश रूफ, तो उस क्लब हाउस के रूफ की तरफ मैंने देखा। आई ग्लांस टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, और जैसे मैंने देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, आई सॉ समथिंग हॉरिबल, मुझे कुछ भयानक घटित होता हुआ दिखाई दिया। तो व्हाट वाज दैट हॉरिबल, अब ये हॉरिबल क्या था उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक कहते हैं, अ बिग मेल लंगूर apparently द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। देखिए अ बिग मेल लंगूर, एक बहुत बड़ा मेल लंगूर जो कि नर था, ऐसा नर लंगूर, apparently द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, ऐसे लग रहा था कि वह जो एक ग्रुप है लंगूर का, उस ग्रुप का वह लीडर है। शुरुआत में मुझे ऐसे लगा कि शायद जो भी है और जो बहुत बड़ा लंगूर है वह उस ग्रुप का लीडर है, और वो क्या कर रहा है, तो आगे उन्होंने कहा है, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स, कि उसने एक छोटे बेबी लंगूर को अपने हाथ में पकड़ रखा है, एंड मर्सीलेसली बीटिंग इट ऑल ओवर विथ डेफिनेट इंटेंट टू किल। मतलब कि देखिए ये जो बहुत बड़ा लंगूर था, बिग मेल लंगूर, वो वॉज लुकिंग अ लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स, उसने एक छोटे लंगूर के बच्चे को उसने अपने हाथ में पकड़ के रखा था, एंड मर्सीलेसली मतलब कि निर्दयता से, ही वॉज बीटिंग इट ऑल ओवर विथ डेफिनेट इंटेंट टू किल, मतलब कि वो छोटे से लंगूर को जगह जगह पे निर्दयता से उसे काट रहा था, पूरे बॉडी पर वह उसे काट रहा था, एंड डेफिनेट इंटेंट टू किल, और ऐसे लग रहा था कि वह उसका इरादा बिल्कुल उसे मारने का ही है। मतलब कि जो बड़ा मेल लंगूर था वह बेबी लंगूर को मारने के इरादे से उसके बॉडी पर उसे बीट कर रहा था। आगे कहा है, द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेजर मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप वे स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स। देखिए आगे लेखक कहते हैं, द हेल्पलेस मदर मतलब कि असहाय मदर, जो कि कुछ नहीं कर सकती है, वो देख रही है बट वो कुछ भी नहीं कर रही है। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, उस छोटे से लंगूर के बच्चे की माँ, एंड द अदर लेजर मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप, और बाकी उस
लंगूर का जो ग्रुप था, जिनका मुखिया वो बिग मेल लंगूर था, जो एक छोटे से बेबी लंगूर को जगह जगह पर काट रहा था, निर्दयता से उसके साथ व्यवहार कर रहा था। और बाकी ये सब चारों ओर बैठे हुए थे। उस कैंपस का जो रूफ था, उस छत पर वह बैठे थे। और आगे क्या कहा है देखिए, बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड। और इस सब घटना को वह देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि बड़ा वाला जो लंगूर है, जो ग्रुप का मुखिया है, वह छोटे बेबी लंगूर को किस तरह से वह बीट कर रहा है, ये सब वह अपने आंखों से देख रहे। बट दे ऑल आर हेल्पलेस। वो कैसे थे? वो असहाय थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? तो उसका रीज़न आपको आगे अभी पता चलेगा। I recall the terrible customs in the animal clan। लेखक कहते हैं आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। एनिमल क्लैन मतलब कि जानवरों का समूह। अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलो अनदर मेल बेबी और एडल्ट टू सर्व यू विद इन इट्स ग्रुप। देखिए, लेखक कहते हैं कि तुरंत मुझे एक भयानक, जो कि प्राणियों का रिवाज रहता है, प्राणियों के समूह में ऐसा रिवाज होता है, वह रिवाज दैट्स कॉल्ड कस्टम। वो कस्टम मुझे याद आई। वो कस्टम क्या थी? देखिए, लेखक बता रहे अकॉर्डिंग टू विच मतलब कि उसके अनुसार, और डोमिनेंट मेल मतलब कि जो उस ग्रुप का मुखिया होता है, जो उस ग्रुप का सर्वेसर्वा होता है, सबसे अधिक पावरफुल होता है, वो पावरफुल मेल जो होता है यूजुअली डज नॉट अलो अनदर मेल बेबी। तो वो एक जो मेल होता है वह अपने ग्रुप में दूसरे किसी मेल को आने ही नहीं देता है, चाहे वो ग्रुप में किसी जानवर को हुआ रहे या फिर बाहर से कोई दूसरा एडल्ट, दूसरा जो होता है मेल, उनके ग्रुप में अगर आना चाहता है तो वह इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे उस मेल को लगता है, जो कि उस ग्रुप का मुखिया होता है, सर्वेसर्वा होता है, एक मेल रहेगा, बाकी सब उस ग्रुप में फीमेल होते हैं। उसे ऐसे लगता है कि जब दूसरा कोई मेल उसके ग्रुप में आएगा तो वह मुखिया बन जाएगा, फिर मेरी जान खतरे में आएगी। तो इस तरह की ये जो कस्टम है, जो रिवाज है, प्राणियों में होता है। इस घटना को, इस कस्टम को इस पाठ के माध्यम से तपन मुखर्जी, जो कि इस पाठ के लेखक है, उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur। देखिए, लेखक कहते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई रिकॉल द कस्टम। उस कस्टम को मैंने याद किया, मुझे सब समझ में आया। और वो कहते हैं कि विदाउट लूजिंग एनी टाइम, किसी भी तरह का समय न गंवाते हुए, आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक। मैंने एक स्टाउट स्टिक मतलब कि एक हेवी लकड़ी, जो कि मारने के लिए मैं समर्थ रहूं जिसके द्वारा, ऐसी एक लकड़ी मैंने इकट्ठा की। इन वन हैंड, एक हाथ में मैंने वो लकड़ी ली। एंड हर्ल अ पीस ऑफ स्टोन। हर्ल करना मतलब कि किसी के ओर थ्रो करना, फेंकना, ज़बरदस्ती से फेंकना। तो मैंने क्या किया, एक हाथ में लकड़ी उठाई और दूसरे हाथ से पत्थर लेकर उस लंगूर की तरफ, मैराडिंग लंगूर मतलब कि जो अटैक कर रहा था, अटैकिंग जो लंगूर था, यहाँ पर अटैकिंग लंगूर कौन था? अ बिग मेल लंगूर हु वाज अपरेंटली लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। तो उस ग्रुप के लीडर की तरफ, उस बड़े लंगूर के तरफ, जो कि छोटे लंगूर को मर्सीलेसली बीट कर रहा था, उसके तरफ मैंने पत्थरों का वर्षाव करना शुरू किया। एक हाथ में मैंने एक लकड़ी ली थी ताकि अगर मेरे ऊपर अटैक करे तो मैं अपने आप को सेफ रख सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है लेखक ने, देखिए, लेखक कहते हैं द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई एजर्ट। देखिए, लेखक बता रहे हैं द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड। और जो लंगूर था, बड़ा लंगूर, बिग लंगूर जो था, इट वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, वो इतने गुस्से में था, वो इतना क्रोधित था, दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई एजर्ट। मुझे ऐसे लग रहा था कि ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू माई एजर्ट। एजल्ट का मीनिंग होता है अटैक, कि उसके ऊपर जो मैंने अटैक किया,
एक हाथ में मैंने लकड़ी ली, दूसरे हाथों से मैंने पत्थर उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो इतना क्रोधित था उस बच्चे को मारने में, मर्सिलेसली उसे बीट कर रहा था, तो उसने तो मेरे अटैक की तरफ बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। आगे लेखक कहते बट देन, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया, देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, फिर मैंने अधिकाधिक पत्थरों का वर्षा उसके ऊपर करना शुरू किया। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, और उसी समय जो भौंकने वाले कुत्ते थे उन्होंने भी अपनी आवाज़ को और बढ़ाया, मतलब कि और तेज़ी से वो सब भौंकने लगे, जिसके कारण एक तरफ से मेरे पत्थरों का वर्षा उसके ऊपर हो रहा है और दूसरी तरफ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी अभी होने लगी है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इसका आधा भाग इस लेसन में उसके ऊपर हमने नज़र डाली है, उसे पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इसका जो पार्ट 1 था, आपको पसंद आया होगा। वी विल लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो।